हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा एक मेहनती और कामकाजी महिला थी। वो अपने बेटे राघव और बहू रंजना के साथ रहा करती थी। तीनों बड़े ही शांति और खुशी से साथ रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से बहू थोड़ी सी लापरवाह होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय राघव रंजना से कहने लगा, उठो यार, देखो सूरज सर पर चढ़ाया है और हम अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठो, मुझे ऑफिस भी जाना है। क्या राघव, तुम भी ना कितनी जल्दी मचा रखी है। अभी तो 7 ही बजे है, तुम्हें 10 बजे जाना होता है ना। उठ जाऊंगी मैं, तुम तैयार हो जाओ। हाँ यार, मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम भी उठ जाओ ना। फिर नाश्ता भी तो तैयार करना होगा तुम्हें। अरे नाश्ता तुम्हें मिल जाएगा, जाओ तैयार हो जाओ जाकर। राघव तैयार होने चला गया। रंजना ऐसा कहकर दोबारा सो जाती है। तभी आशा बाहर आंगन में पूजा करती हुई ये सब सुन लेती है। कुछ देर में राघव के तैयार होने पर भी रंजना सोकर नहीं उठती। कभी राघव के नीचे आने पर आशा उससे बोलती है, राघव बेटा, तैयार हो गए तुम? मैंने नाश्ता लगा लिया है टेबल पर, खा लो, मैं अभी आई। ठीक है माँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। आप जरा रंजना से कह दो कि मेरा टिफिन पैक कर दे। आशा बिना कुछ कहे वहाँ से रसोई में चले गई और राघव के नाश्ता करने तक वो खुद ही टिफिन ले आई। टिफिन लेकर राघव रंजना को आवाज लगाती हुई बोलता है, रंजना, मेरा पर्स और रुमाल लाना। अरे यार, थोड़ा जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। आशा जल्दी से राघव का पर्स और रुमाल लाकर देते हुए कहती है, ये लो बेटा तुम्हारा पर्स और रुमाल। ठीक है ना सब सामान? एक बार चेक कर लो। क्या माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? रंजना कहाँ है? आती ही होगी, शायद नहा धो रही होगी या सो रही होगी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं माँ, सोने दो उसे। मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना और ख्याल रखना अपना। राघव की चिल्लाने की आवाज सुनकर रंजना भी उठकर बाहर आती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं दोबारा से सो गई थी, शायद इसलिए गहरी नींद आ गई मुझे। कोई बात नहीं बहू, हो जाता है कभी कभी, तुम माफी मत मांगो। हाँ माँ, सही तो कह रही हैं। चलो ठीक है, बाय, अब मैं चलता हूँ। राघव रंजना से उखड़े मन से बात करके ऑफिस चला गया। रंजना भी समझ गई थी कि राघव उससे कुछ नाराज था। ऐसे ही दोपहर के समय दोनों सास बहू खाना खाने बैठती हैं। तभी आशा रंजना से बोलती है, अरे बहू, क्या हुआ आज तुम्हें? तुम इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरे साथ? कहीं तुम सुबह की बात को तो नहीं लेकर बैठी? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं कहाँ रूखेपन से बात कर रही हूँ। हाँ वो तो बस मैं थोड़ा परेशान हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब क्या किया जा सकता है। बस तुम आगे से ख्याल रखना। क्या ख्याल रखना माँ जी? क्या हुआ अगर मैंने सुबह इनको खाना नहीं दिया? आपने तो इनका सारा काम कर दिया था ना, फिर भी ना जाने क्यों मुँह लटका कर गए हैं सुबह सुबह घर से। कोई बात नहीं बहू, पति पत्नी के रिश्ते में इतनी नोकझोंक तो चलती रहती है। तुम शाम को उससे प्यार से बात करके मना लेना। सब आपके कारण ही होता है माँ जी। अगर आप ना होती तो राघव को मेरी और मेरे काम की कद्र होती। अरे ये क्या कह रही हो तुम? एक तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करती हूँ ताकि तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल सके, और तुम हो कि सारा दोष मेरे ऊपर ही मर रही हो। मेरी मदद करती हो या अपने बेटे की नजरों में खुद को महान दिखाती हो कि सारा काम सिर्फ आप ही करती हो? मैं तो बस आराम से खाती और सोती हूँ, यही बताना चाहती है ना आप? अब तो तुम्हें भगवान ही समझा सकता है और कोई भी नहीं। मुझसे बहस मत करो और जाकर खाना खाओ और अपने कमरे में आराम करो। ऐसे ही रंजना लापरवाह होने के साथ साथ लड़ाकू भी होती जा रही थी। दिन पर दिन उसकी ऐसी हरकतें बढ़ती जा रही थी। कभी वो आशा से लड़ती तो कभी राघव के ऊपर ही अपना सारा गुस्सा निकाल देती। उसकी ऐसी हरकतों से तंग होकर एक दिन आशा अपने बेटे राघव से कहने लगी, अरे बेटा राघव, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। बहू को मुझसे और मुझे बहू से कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह माँ, क्या हल निकाला है आपने इस समस्या का। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस खुद की और अपनी बहू की ही फिक्र है ना आपको। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो यहाँ बहू के साथ ही रहना होगा ना, फिर तुम्हें भी मेरी याद जब भी आए अपने नाना के यहाँ आ जाना। नाना नानी तो है ही नहीं, तो आप किसके साथ रहोगी? माँ, वहाँ कौन आपका ध्यान रखेगा? तुम्हारे मामा मामी तो है ना बेटा, और वो मुझे अच्छे से रखेंगे। तुम चिंता मत करो, उन दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा है। मगर माँ, ऐसा करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, और फिर मैं तुम्हें फोन तो करती ही रहूंगी ना। ऐसा कहकर अगले दिन आशा अपने मायके चले गई।
लेकिन वही रंजना इन सभी बातों से अनजान थी। और फिर अगली सुबह रोज की ही तरह राघव उसे जगाकर ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया, लेकिन रंजना भी फिर से सोती ही रह गई। तभी राघव तैयार होने के बाद नाश्ते की टेबल पर आकर बोलता है, रंजना कहाँ हो तुम? नाश्ता कहाँ है मेरा? रंजना अभी तक जागी नहीं हो क्या तुम? कमरे से अंगड़ाई लेती हुई रंजना बाहर आकर कहती है, अरे सॉरी यार, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? माना कि आज मैं फिर से लेट हो गई। थोड़ा सा रुको, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मैं बाहर से खा लूंगा कुछ। तुम अपना ख्याल रखना और दोबारा मत सो जाना, नहीं तो घर का सारा काम देर से ही होगा और फिर तुम परेशान ही रहोगी। अरे मुझे याद ही नहीं रहा कि माँ जी अपने मायके चली गई हैं। अब मुझे ही इन बातों का ख्याल रखना होगा। कुछ देर तक तो रंजना सारा कामकाज संभाल ही लेती है, लेकिन फिर ज्यादा और लगातार काम करने की वजह से रंजना की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रंजना जब रसोई में खाना बना रही थी, तभी वो गिरकर बेहोश हो गई। उसी वक्त वहाँ राघव आ गया और उसे उठाकर कमरे में लेटाते हुए बोला, रंजना उठो। रंजना क्या हुआ तुम्हें? उठो यार। राघव डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है। कुछ देर में डॉक्टर आकर रंजना का चेकअप करके दवा दे देते हैं और उन दोनों को ही समझाते हुए कहते हैं, देखिए रंजना जी को आराम की काफी जरूरत है और राघव बेटा, इनका शरीर इनसे कुछ समय के लिए आराम मांग रहा है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है, जिस वजह से ये कमजोर होती जा रही है और इनकी अंदरूनी शक्ति भी कम होती जा रही है। हम तो बस दवा दे सकते हैं, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। जी डॉक्टर, मैं इसका ख्याल भी रखूंगा और दवा भी समय से खिलाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ। अच्छा रंजना जी, आप भी अपना ख्याल रखना और काम की चिंता थोड़ी कम ही करना। डॉक्टर के जाने के बाद राघव बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रंजना? तुम खाना नहीं खाती हो क्या, जो इतनी बीमार पड़ रही हो? सच कहूँ, मैं दिन में काम के आगे सब भूल जाती हूँ। पहले तो माँ जी मुझे अपने साथ बैठकर खिला देती थी, पर अब वो नहीं है तो अकेले बैठकर खाने का मन ही नहीं करता मेरा। उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। हाँ, कहे तो तुम सही रही हो, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माँ तो तुमसे दुखी होकर ही गई है यहाँ से ना, तो कैसे आएंगी अब वो यहाँ पर? देखिए, माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिनों तक गुस्सा नहीं रह सकती। क्यों ना हम उनसे मिलने चले, उन्हें मना लाए। हाँ, माँ ने तो कहा था कि जब मन हो मेरे पास आ जाना, लेकिन क्या तुम ऐसी हालत में चल सकोगी इतनी दूर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दवाई खाकर साथ चलूंगी, लेकिन माँ जी को मनाकर उनसे माफी मांगकर वापस उन्हें घर ले आऊंगी। फिर रंजना और राघव अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगकर उन्हें मनाकर घर वापस ले आते हैं। उनकी माँ उन्हें माफ कर देती है और अब वो तीनों फिर से खुशी खुशी साथ जिंदगी जीते हैं। सुमन अपने पति भुवन की मॉर्निंग वॉक से बड़ी परेशान थी। भुवन रोज सुबह 6 बजे उठकर घर से निकल जाता और 10 बजे से पहले वापस नहीं आता, जिसके कारण घर के छोटे मोटे कामों के लिए उसको अपने बेटे कुणाल को जगाना पड़ता। ऐसे ही एक सुबह भुवन रोज की तरह बाहर था, जिसके कारण सुमन अपने बेटे को आवाज लगाकर बोलती है, ओ कुंभकर्ण, उठ जा। दोनों बाप बेटे ने मेरा खून पी रखा है। एक सुबह सुबह उठ जाता है और दूसरे के उठने का कोई समय ही नहीं है। कुणाल अपनी आंखें मसलता हुआ बाहर आता है। सही है, पापा हाथ नहीं आते तो बेटे को पकड़ो। अब बोलो क्यों बुला रही थी? क्यों बुलाऊंगी? अरे दूध ले आ जाकर। ये ले पकड़ डोलची और जल्दी आइए, तेरा बाप आकर चाय मांगेगा। कुणाल टहलता हुआ दूध लेने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो रास्ते में एक पार्क के अंदर अपने पापा को एक औरत के साथ चिपक कर बातें करता देखता है, लेकिन वो उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता। इसीलिए वो पार्क के अंदर जाता है, लेकिन भुवन की नजर कुणाल पर पड़ जाती है और वो जल्दी से अपनी पास बैठी हुई औरत को भगा देता है, जिसके बाद कुणाल वहाँ से भागता हुआ आकर बोलता है, पापा कौन थी वो औरत जो अभी अभी भाग कर गई यहाँ से? कौन औरत? मैंने तो नहीं देखी कोई औरत। पागल हो गया है क्या? कौन से सस्ते नशे करने लगा है तू? बस पापा, मैंने कोई नशे नहीं किए, बल्कि आपने किए हैं, वो भी महंगे वाले। सीधे तरीके से बता दो, नहीं तो मम्मी को बोलूंगा। मॉर्निंग वॉक के बहाने आप अपनी सेटिंग से मिलने आते हो। साले तू अपने बाप को ब्लैकमेल करेगा? पापा आपने ही बोला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और पैसों के आगे क्या बाप क्या बेटा। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। भौंक, कितने पैसे चाहिए? अभी के लिए 5,000 दे दो, बाकी तो अपना चलता रहेगा ना बीड़ू।
भुवन अपने बेटे को उसकी माँ के आगे मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपए देता है, जिसके बाद कुणाल वहाँ से दूध लेने के लिए और भुवन घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों बाप बेटे घर आते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं, जिसके बाद सुमन वहाँ आकर बोलती है, दोनों बाप बेटे ऐसे पसरे हो जैसे घर में काम करने के लिए कोई नौकरानी रखी है। अरे तुम दोनों को दिखता नहीं है क्या कि घर में कितना काम फैला है? थोड़ी मदद ही करवा दें। अरे माँ क्यों चिंता करती हो, पापा है ना, वो करवाएंगे ये सारा काम। क्यों पापा, करवाओगे ना? मैं क्यों? तू साले रोटियां तोड़ने को पैदा हुआ है क्या? नहीं पापा, ऐसे नहीं बोलते, मुझे एक जरूरी काम है, आपको बताया था ना। कौन सा जरूरी काम? देखो पापा, चुपचाप माँ के साथ काम करवा लो, वरना आपकी सेटिंग वाला राज बता दूंगा माँ को। अरे हाँ, मैं करवा दूंगा काम। इसको बहुत जरूरी काम है, जाने दो इसको। कुणाल अपने पिता को ब्लैकमेल करके उनको घर के कामों में फंसाकर खुद अपनी गर्लफ्रेंड आशिका से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां आशिका उससे पहले से आई हुई होती है और उसको लेट आता देखकर बोलती है, कमीने, कहाँ मुंह मार रहा था जो इतनी देर लगा दी? डार्लिंग कैसी बात करती हो, मैंने तुम्हारे अलावा कहीं और मुंह नहीं मारा, मैं अपने बाप जैसा थोड़ी हूँ। क्या तेरे बाप का चक्कर वक्कर है किसी से? हाँ, पर किसके साथ है वो नहीं पता। चल छोड़, मेरी बात सुन, आज शाम को मेरी मम्मी से मिलने आ जा अपने मम्मी पापा को लेके, शादी की बात करने के लिए। ठीक है जाने मन, जो बोलोगी वो कर देंगे। ठीक है, चलती हूँ, टाइम पर आ जाइयो, समझ गया? आशिका रेस्टोरेंट से चली जाती है, लेकिन कुणाल वहीं बैठे बैठे बर्गर मंगा के खा रहा होता है। तभी वो देखता है कि बगल वाली टेबल पर उसका बाप अपनी सेटिंग को लेकर आया हुआ है। ये देखकर कुणाल बोलता है, आज तो पापा की सेटिंग को देख कर ही रहूंगा, मैं भी तो देखूं मेरे बाप ने इस उम्र में कौन सी फुलझड़ी पटा ली। कुणाल चुपके से अपने पापा की कुर्सी के पीछे छुप जाता है, लेकिन फिर भी उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता, क्योंकि उसने घूंघट कर रखा होता है। ये देखकर कुणाल बोलता है, ये नई मम्मी हमेशा चेहरा छुपाकर ही क्यों मिलती है, लेकिन कोई नहीं, यहीं बैठे बैठे सुनता हूँ कि पापा अपनी सेटिंग से क्या बात करते हैं। कुणाल अपने पिता की कुर्सी के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी भुवन अपनी सेटिंग माधुरी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जाने मन, तुम्हारे लिए मैं कितने खतरों से लड़कर आता हूँ, तुम्हें पता भी है। एक तो मेरी वो जालिम बीवी और दूसरी तरफ मेरी कमीनी औलाद कुणाल, दोनों तुम्हारे प्यार में राहु केतु बनकर बैठे हैं। जान, मैं भी तो अपनी जवान बेटी को बुद्धू बनाकर तुमसे मिलने आई हूँ। पर जान, अगर हमारे चक्कर का पता मेरी उस रावण बीवी को लग गया तो मेरे एक सर को 10 टुकड़ों में काट देगी। अरे जान, नहीं पता चलेगा मैं कौन सा शादी करके तुम्हारे घर आ रही हूँ, या फिर मेरी बेटी का तुम्हारे बेटे से टांका भिड़ा है। हाँ वो तो है, तो चलो इस बात पर एक चुम्मा दे दो। हाय हाय, शर्म करो, कोई देख लेगा। अरे इस रेस्टोरेंट के बारे में तो मेरी गंदी औलाद को भी नहीं पता, और उसके बिना कोई भी मुझे देख ले घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि और कोई मुझे जानता ही नहीं। माधुरी घूंघट में ही भुवन के गालों पर किस करने जाती है कि तभी बीच में कुणाल आ जाता है और अपने पापा के मुंह के बिल्कुल सामने अपना मुंह लाकर बोलता है, पापा मैं दूं क्या चुम्मा, क्योंकि मेरे चुम्मे में च्यवनप्राश भी है। भुवन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसका बेटा गंदा सा मुंह बनाए खड़ा होता है, जिसे देखकर वो अचानक से खड़ा होकर बोलता है, कुत्ते के पिल्ले, तू यहाँ कैसे? पापा ये तो मुझे बोलना चाहिए, आप यहाँ कैसे? आपको तो माँ की मदद के लिए छोड़कर आया था ना। वो मैं चकमा देकर आ गया। तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले अपनी सेटिंग का चेहरा दिखाओ। ले देख ले, चल अब निकल घर, और जानू तुम भी जाओ घर। ठीक है जी। माधुरी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही कुणाल अपने पापा से बोलता है, पापा बहुत तेज हो रहे हो, अपनी सेटिंग को तो भगा दिया और अब मैं माँ को सब बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी सेटिंग से उनकी बुराई कर रहे थे। बेटा तू मेरा राजा बेटा है ना, बता तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए वो दूंगा, बस तू अपनी माँ के आगे मुंह मत खोलियो। ऐसा करता हूँ, इनको अपनी वाली के घर ले चलता हूँ, लगे हाथ मेरी शादी की भी बात कर लेंगे। कहाँ खो गया? भोंक ले, कितना पैसा लेगा अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करने के लिए? पापा इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे साथ मेरी सेटिंग के घर चलो, उसकी मम्मी से उसका हाथ मांगने। क्यों बे, तुझे उसकी माँ का हाथ क्यों चाहिए? मांगना है तो बेटी का मांग। ओ पापा, मेरे शौक आपके जैसे नहीं है, बेटी का ही मांगना है, और शाम को जाना है, माँ भी जाएंगी साथ, इसलिए अब घर चलो। एक शर्त पर, तेरी शादी होने के बाद तू मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ देगा। ठीक है,
शाम होने पर दोनों बाप बेटे सुमन के साथ आशिका के घर जाते हैं, जहां आशिका उनका स्वागत करती है। तभी भुवन आशिका से बोलता है, बहू, तुम्हारे घर में क्या दुल्हन ही शादी की बात करती है? अरे नहीं नहीं अंकल जी, मेरी माँ बस आ ही रही है, वो देखिए आ गई। आशिका के इतना बोलते ही रसोई से माधुरी चाय लेकर आ रही होती है और उसको देखकर कुणाल उठकर बोलता है, पापा आपकी सेटिंग यहाँ? क्या यार पापा, आपको कोई और औरत नहीं मिली क्या अपनी सेटिंग के लिए? चुप साले, देख तो ले, तेरी माँ भी साथ है। कुणाल के मुंह से जल्दी जल्दी में सच निकल जाता है और ये सुनकर सुमन बोलती है, क्या बोल रहा है बे, तेरे बाप की सेटिंग? मम्मी, पापा। बोल ले कमीने, वरना इस जन्म में तो तेरी शादी मैं नहीं होने दूंगी। पापा माफ करना, अपनी सेटिंग को बचाने के लिए आपकी सेटिंग का राज खोलना पड़ेगा। कुणाल सबके सामने सारा सच बताता है, जिसको सुनकर सुमन का खून खोल जाता है और उसको इतने गुस्से में देखकर भुवन बोलता है, भाग्यवान माफ कर दो, आज के बाद किसी औरत से क्या फोन की भी सेटिंग नहीं करूँगा, माफ कर दो। आज के बाद इस लायक बचोगे तो करोगे ना? हाँ माँ, पापा को घर तक घसीटो। चुप रह, तू भी इसी बुड्ढे की गंदी औलाद है। चलो दोनों बाप बेटे, आज तुम्हारे शरीर की एक एक सेटिंग ना बिगाड़ दी ना तो मेरा भी नाम सुमन नहीं। सुमन के सामने सारा सच आने के बाद बाप के साथ साथ बेटे की सेटिंग भी बिगड़ जाती है। उसी के साथ साथ दोनों की हालत अब आगे क्या होने वाली है, ये तो आप सब लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसीलिए सेटिंग हमेशा फोन में करें, जिंदगी में नहीं। चांदनी और उसका दोस्त रवीश एक ढाबे में खाना खाने के बाद सड़क पर टहल रहे होते हैं। तभी रवीश उससे बोलता है, चांदनी, तूने पान खाया है कभी? हाँ बहुत बार, लेकिन मुझे बस मीठा पान खाना ही अच्छा लगता है। तूने अचानक से ये क्यों पूछा? अचानक से नहीं, सामने वो पनवाड़ी की दुकान देखी तो सोचा तुझसे पूछूं, क्या बोलती है, हो जाए एक एक मीठा पान? हाँ हाँ क्यों नहीं। चांदनी के हाँ करते ही दोनों उस पान वाले की दुकान पर जाते हैं और रवीश उस पान वाले से 2 मीठे पान लगाने को कहता है। तभी चांदनी की नजर दुकान पर लटके एक छोटे से पैकेट पर जाती है, जिस पर चुटकी लिखा होता है। उसे देखकर चांदनी रवीश से बोलती है, ओए रवीश, ये चुटकी क्या है? कोई खाने वाली चीज है क्या? चुटकी? अच्छा ये चुटकी, अरे ये तो माउथ फ्रेशनर है, तूने कभी ट्राई नहीं किया क्या? तू ट्राई करने की बात कर रहा है? मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है, चुटकी। कितना फनी नाम है ना यार, इसका टेस्ट कैसा होगा? अरे इतनी क्यूरियोसिटी, तो ये ले, जब तक भैया पान लगा रहे हैं तो इसे खा के ही देख ले। इतना कहकर रवीश उसे एक पैकेट फाड़ कर देता है और चांदनी उसे खाते ही बोलती है, अरे यार ये तो मीठी है। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? अबे घोचू, मैंने ऐसा कब कहा? ये मीठी है पर बढ़िया है। भैया आप मुझे 2-3 और दे दो। अबे ओ, माउथ फ्रेशनर है, इतने लेकर क्या करेगी तू? तेरा क्या घट रहा है, ज्यादा पैसे की थोड़ी है, 1 रुपए की तो आती है, लेने देना। ठीक है, चिल्ला क्यों रही है इतना? इतना बोलकर वो चुटकी के 3-4 पैकेट ले लेती है और रवीश भी अपना पान ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और चांदनी उस दिन के बाद से वही चुटकी सुपारी खाने लगती है। और एक दिन वो अपने घर में बैठकर अपनी माँ रितिका के साथ टीवी देख रही होती है और अपनी पॉकेट से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ओए चंदू, ये पान मसाला खाने की आदत कहाँ से लगा ली तूने? फेंकी से अभी के अभी। अरे माँ, ये कोई पान मसाला नहीं, चुटकी माउथ फ्रेशनर है और खाने में मीठा लगता है। मुझे तो बड़ा ही मस्त लगता है, आपको भी दूं? अकल वकल है कि नहीं, कुछ भी खाती रहती है। ये फालतू की चीजें खा खा कर ही पेट भर लेती है ना, तभी तो 1 रोटी खाती है। मत खाया कर ये सब, समझी? अरे माँ चिल ना, ये गुटका वुटका थोड़ी है जिससे कोई नुकसान हो, मीठी सुपारी जैसा ही तो है बस। उसके इतना कहते ही उसकी माँ अपने सर को पकड़ लेती है, पर चांदनी कहाँ अपनी माँ की बात सुनने वाली थी। वो जब देखो चुटकी सुपारी खाने लगती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी शादी अनुज नाम के एक लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती, लेकिन वो अपने पति और सास को अपनी इस आदत के बारे में नहीं बताती और छुप छुप कर चुटकी खाया करती और उसके पैकेट को ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया करती। एक दिन उसकी सास गोमती हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसे सोफे के नीचे से बहुत सारे चुटकी के रैपर मिलते हैं
और वो अनुज को आवाज लगाते हुए बोलती है। अनुज, अरे ओ अनुज, इधर तो आना। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? तूने कब से ये चुटकी सुपारी खाना शुरू कर दिया? शादी से पहले तो तुझे कोई आदत नहीं थी। माँ क्यों मजाक कर रही हो? मैं ये बेकार की चीजें नहीं खाता, ना ही मुझे ऐसी कोई आदत है। देख सच बोल, वरना तेरे अलावा कौन खाएगा। और ये देख, झाड़ू लगाने पर कितने रैपर निकले हैं। सच में माँ, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। अनुज के बार बार मना करने पर भी गोमती को विश्वास हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन में बोलती है। जब ऐसी चीज घर में कोई खाता ही नहीं है तो इतने सारे रैपर सोफे के नीचे कोई भूत रख कर गया है क्या? दूर खड़ी चांदनी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अब वो चुटकी खाकर रैपर को इधर उधर नहीं फेंकती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी किचन में काम करते करते अपनी साड़ी के पल्लू से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी सास उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है। अच्छा, तो तू है जो इस घर में चुटकी सुपारी का सस्ता नशा करती है? माँ जी, आप यहाँ कब आई? तभी जब तू अपनी साड़ी के पल्लू से निकालकर ये सुपारी चबाने लगी थी। अरे खाने के लिए कम चीजें है क्या घर में, जो तू ये मसाला सुपारी टाइप की बेकार सी चीजें खाने लगी है? माँ जी, ये बेकार की चीज नहीं है, ये माउथ फ्रेशनर है। इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता और खाने में भी अच्छी होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद खाकर देख लो। ये लो, मुंह खोलो। इतना कहकर चांदनी अपनी सास को अपने हाथ से चुटकी खिलाने लगती है कि तभी उसकी सास उसका हाथ झटक कर बोलती है। अरे पागल है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे सस्ते नशे करने का। तू ही ठूस इसे। हाँ। इतना बोलकर वो किचन से चली जाती है, जिसके बाद चांदनी खुद से बोलती है। ये क्या माँ जी, जब देखो सस्ता नशा करती रहती है। ये तो बस मीठी सुपारी है जिसे खाने से ताजगी आती है, और क्या। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे ये कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं खाती हूँ। पता नहीं इसमें माँ जी को क्या दिक्कत है। इतना बोलकर वो एक और चुटकी खा लेती है और उसकी ये आदत अब बढ़ती जा रही थी। सास को इस बारे में पता लगने के बाद वो और ज्यादा चुटकी सुपारी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन गोमती की पड़ोसन ज्योति घर आती है और गोमती चांदनी को आवाज लगाते हुए बोलती है। बहू, ओ बहू, जरा चाय पानी ले आ, बाहर मेहमान आए हैं। चांदनी किचन में आराम से अपनी चुटकी सुपारी का मजा ले रही होती है कि तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और वो पहले ही 2-3 चुटकी खा लेती है, जिसके कारण उसके गाल फूल जाते हैं और वो जल्दी से चाय बनाकर फूले हुए मुंह से बाहर चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। जिसके बाद ज्योति बोलती है। गोमती, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है बहू ने चाय अच्छी बनाई है। क्यों बहू? हाँ, चूल्हा चौका तो अच्छे से आता है इसे, यही एक अच्छी बात है इसकी। अच्छा बहू, अपना नाम तो बता दे। हम क्या कर रही है? नाम पूछ रही है, बताती क्यों नहीं? चांदनी। क्या सांडनी? ये कैसा नाम है गोमती? उसके इतना कहते ही गोमती चांदनी की तरफ देखती है तो उसके दोनों गाल फूले हुए देखकर समझ जाती है कि उसके ना बोलने का क्या कारण है और वो धीरे से चांदनी के पास जाकर बोलती है। अरे ओ नासपिटी, ये गुटका थूक कर आ और फिर बात कर। उसकी बात सुनकर चांदनी फौरन अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद बाहर आती है तो वो देखती है कि पड़ोसन ज्योति जा चुकी है और अर्जुन भी अब तक घर आ चुका है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगती है और तभी गोमती बोलती है। अनुज, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? जब देखो तब ये वो चटकी खाती रहती है। माँ जी, वो चटकी नहीं चुटकी है। अरे हाँ मुई, वही। आज पड़ोसन के सामने पूरा मुंह उसी से भरकर खड़ी थी। वो भी सोच रही होगी कैसी पान मसाला खाने वाली बहू ले आई। माँ, वो पान मसाला नहीं है। और चांदनी, तुम एक माउथ फ्रेशनर को इतना क्यों खाने लगी हो यार? बाकी की खाने की चीजों का अकाल पड़ गया है क्या? इतनी मात्रा में कोई भी चीज खाना तुम्हारे लिए नुकसान ही कर सकता है, समझी? अनुज जी, अब मुझे ये खाना पसंद है तो मैं क्या करूँ, और 1 रुपए की चुटकी से मेरा क्या ही नुकसान होगा। आप लोग भी ना इतनी सी बात का बतंगड़ बना देते हो। हाँ नहीं तो। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली जाती है और अब भी चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती। उसका पति और सास भी उसकी इस आदत से परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही एक दिन सुबह उठकर वो ब्रश कर रही होती है, तभी उसके दांत में हल्का सा दर्द होता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती।
जिसके बाद जब वो खाना खाने बैठती है तो एक बाइट खाते ही मुंह पर हाथ रखकर जोर से बोलती है, मेरे दांत, अयो हाय। क्या हुआ चांदनी, दांतों में दर्द हो रहा है क्या? हाँ अनुज जी, सुबह थोड़ा था पर अब ज्यादा हो रहा है, खाया भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे ऐसे अचानक से दर्द कैसे उठ गया? ला मुझे देखने दे। इतना कहकर गोमती उसके दांत देखती है तो चांदनी के कुछ दांत काले पड़ गए होते हैं। तभी गोमती बोलती है, अरे दर्द तो होगा ही ना, इसके दांतों में कीड़े जो लग गए हैं इसलिए कुछ दांत सड़ गए हैं इसके। मतलब इस उम्र में तुम्हारे दांतों में कैविटी हो गई है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दांतों में कैविटी कैसे हो सकती है? और वो तो मीठा खाने से होती है ना। हाँ तो तू जो सारा दिन चुटकी सुपारी ठूसती रहती थी वो भी तो मीठी ही होती है, तूने खुद बताया था उस दिन। और खा मीठी सुपारी, सड़ा लिए ना अपने दांत। तो क्या मेरे दांत ठीक नहीं होंगे? अरे पागल, ऐसा नहीं है, तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर और दर्द नहीं सहना तो ये चुटकी सुपारी खाने की आदत छोड़नी होगी। हाँ बहू, देखा, इस चुटकी के सस्ते नशे ने तेरे दांत खराब कर दिए। ठीक है, अब से मैं कभी चुटकी नहीं खाऊंगी। अपने दांतों में कैविटी हो जाने के बाद चांदनी चुटकी सुपारी खाना छोड़ देती है और कुछ ही दिनों में उसके दांत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।